नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम अंग्रेजों का संघर्ष का भाग 2 पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत बंगाल का ये पहला भाग होगा। इसमें हम अंग्रेजों की बंगाल में गतिविधि तथा संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे तथा इसी में प्लासी का युद्ध तथा ब्लैक होल की घटना के बारे में भी एक नज़र डालेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अंग्रेजों का संघर्ष। अंग्रेजों के संघर्ष के भारत में बहुत सारे कारण उत्पन्न थे जिसके कारण अंग्रेजों का भारत में संघर्ष हुआ। यूरोप की राजनीति, जैसे कि पिछले वीडियो में जब हमने कर्नाटक युद्ध पढ़े थे तो यूरोप में राजनीति हो रही थी पर उसका प्रभाव भारत में भी पड़ रहा था। अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं, ये हम बंगाल युद्ध में अच्छे से देखेंगे। नए राजाओं के साथ इनका सामंजस्य का अभाव था। भारत की राजनीति में ये हस्तक्षेप करने लगे थे। इन सभी कारणों के कारण अंग्रेजों के यहाँ पर युद्ध होना प्रारंभ हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले कर्नाटक युद्ध था, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बंगाल युद्ध के बारे में। उसके बाद मैसूर युद्ध, सिख युद्ध तथा मराठा युद्ध को भी पढ़ेंगे। चलिए बंगाल युद्ध का ये पहला भाग देखते हैं। बंगाल युद्ध। अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पहली कोठी यानी कारखाना सन 1661 ईस्वी में हुगली के किनारे शाहसूजा के आदेश से खोली थी। जो शाहजहां का जिस समय टाइम चल रहा था उसी समय 1651 ईस्वी में जो शाहसूजा था, जो बंगाल का गवर्नर था उस टाइम पे, उसके आदेश से ये कोठी खोली जाती है। उसके बाद उन्होंने बालासोर, डंका और बंगाल और बिहार के अन्य इलाकों में भी अपने अपने कारखाने खोलते हैं। सन 1698 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजीम मुरनान ने अंग्रेजों को सुल्तानती, गोविंदपुर और कालीकाता 3 गांव की जमींदारी प्रदान की। इन्हीं तीनों गांवों को मिलाकर जाप चारनाक ने कलकत्ता नामक नगर बसाया। सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल नई सत्ता के रूप में उभर के आया। जैसे कि हमने नए स्वायत्त राज्यों के उदय के बारे में जब पढ़ा था तो उसमें हमने बंगाल को देखा था। औरंगजेब के बाद जो बंगाल क्षेत्र है वो उभर के बहुत तेजी से भारत की एक सत्ता के रूप में आता है। उस समय बंगाल का क्षेत्र वर्तमान बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश का कुछ भाग लगता था। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, ये उड़ीसा, ये बिहार रहा और ये पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, और जो कुछ क्षेत्र है ये बांग्लादेश का भी है। वर्तमान समय में ये पूरा बंगाल का क्षेत्र कहा जाता था उस समय। सन 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने कंपनी को पूरे बंगाल में 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले पूरे बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। जो फर्रुखसियर होता है वो क्या करता है, 3000 रुपए ले लेता है और पूरे बंगाल में अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दे देता है। सन 1717 ईस्वी में उधर मुर्शिद कुली खान स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित कर देता है। जो मुर्शिद कुली खान होता है, जो वहाँ का सूबेदार नियुक्त रहता है, वो अपने आप को वहाँ का अपने आप को वहाँ का नवाब तरीके क्रियाकलाप शुरू कर देता है। चलिए अब देखते हैं बंगाल के नवाबों को। बंगाल के नवाब, पहला है मुर्शिद कुली खान, 1717 ईस्वी से 1727 ईस्वी तक मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त अंतिम सूबेदार। जो मुगल बादशाह होते हैं उनके द्वारा यही सूबेदार होता है जो आखिरी सूबेदार होता है। उसके बाद अब बंगाल में नवाब ही होंगे। स्वतंत्र कार्य करने के उपरांत भी मुगल दरबार में कर व नजराना भेजता रहता था, क्योंकि ये सूबेदार था तो सूबेदार के तरीके कार्य करते हुए इसको आदत सी लग गई थी मुगल सत्ता में अपना कर और नजराना भेजता। तथा दूसरा कारण ये भी था कि मुगल राजाओं के डर से कि कहीं मुगल राजा इस पर आक्रमण न कर दें और इसका राज्य हथिया न ले, इसलिए ये कर और नजराना बराबर उनको समय समय पर भेजता रहता था। इसने बंगाल में अपने वंश के शासन की शुरुआत की। जो मुर्शिद कुली खान है ये यहाँ पर बंगाल में नवाबी वंश की स्थापना करता है। जमींदारों की नियुक्त करके राजस्व की वसूली की।
ये जमींदारों की नियुक्ति करता है तथा उनसे कर की वसूली करता है। ये बंगाल का ध्वज है, जो बंगाल में सत्ता थी उसका ये ध्वज है। अगला बनता है शुजाउद्दीन खां, सन 1727 ईस्वी से 1739 ईस्वी के मध्य में। सन 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद बंगाल का ये नवाब बनता है। इसने सन 1732 ईस्वी में अली वर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार नियुक्त किया था। सन 1739 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। जो अली वर्दी खां होता है ये सन 1732 ईस्वी में उप सूबेदार बनता है, उसके बाद सूबेदार बनता है और बाद में ये सत्ता कायम करके नवाब भी बन बैठता है। चलिए अब आगे और देखते हैं। अगला है सरफराज खान, 1739 से 1740 ईस्वी में। कहीं कहीं इसका उल्लेख जो मुर्शिद कुली खान होता है उसके बाद भी इसका मिलता है, कुछ समय के लिए कुछ दिनों के लिए ये बनता है, वह कहीं कहीं उल्लेख मिलता है, पर ये इसके पुख्ता प्रमाण नहीं है। इसका पुख्ता प्रमाण 1739 से 1740 के बीच में मिलता है। कहीं कहीं कई इतिहासकार इसका मुर्शिद कुली के खान के बाद कुछ दिनों के लिए इसका समयकाल बताते हैं। सन 1739 ईस्वी में शुजाउद्दीन खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सरफराज खां बंगाल का नया नवाब बनता है। ये रहा सरफराज खान। सन 1740 ईस्वी में अली वर्दी खां ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह के दौरान सरफराज मारा गया और अली वर्दी खां नया नवाब बनता है। ये अली वर्दी खां रहा, ये विद्रोह कर देता है, जो बंगाल का पहले उप सूबेदार हुआ करता था 1732 में, फिर उसके बाद सूबेदार बनता है। अब ये विद्रोह करवा के नवाब की गद्दी पर बैठेगा। अली वर्दी खां 1740 ईस्वी से 1756 ईस्वी तक शासक बनने से पूर्व बिहार का गवर्नर रहा। सरफराज खां की हत्या कर बंगाल की गद्दी पर यह बैठता है। मुगल सल्तनत को खुश करने के लिए 2 करोड़ का नजराना दिल्ली भेज देता है, क्योंकि ये मुर्शिद कुली खान के वंशज को खत्म करके अपना वंश स्थापित करता है बंगाल की सत्ता में। तो मुगलों को खुश करने के लिए ये क्या करता है, 2 करोड़ का नजराना भेज देता है मुगल दरबार में। इसके समय में मराठों ने बंगाल पर आक्रमण किया। मराठों ने आम जनता को काफी परेशान किया तथा बिहार बंगाल से चौथ कर की वसूली की। हमने पढ़ा था चौथ कर के बारे में, जो शत्रु की जनता होती थी उसे मार कूट कर मराठों द्वारा जबरदस्ती कर वसूला जाता था, उसे चौथ कर के नाम से जानते थे। अली वर्दी खां ने मराठों ने उड़ीसा छीन लिया। जो अली वर्दी खां होता है, अभी जो उड़ीसा का क्षेत्र था वो बंगाल के अधीन था, लेकिन अब अली वर्दी खां के समय में उड़ीसा क्षेत्र अब मराठों के अधीन हो जाएगा। चलिए अब आगे और देखते हैं। अली वर्दी खां की भविष्यवाणी, जो अली वर्दी खां ने अंग्रेजों के प्रति जो भविष्यवाणी की थी वो कुछ इस प्रकार थी। यदि अंग्रेजों को ना छेड़ा गया तब ये शहद देंगी, यदि छेड़ा गया तो काट काट कर मार डालेंगी। ये वास्तव में बाद में सत्य सिद्ध होती है। अली वर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था, केवल पुत्रियां थीं। उसने अपनी सबसे छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना वारिस घोषित किया तथा उत्तराधिकारी बनाया। सन 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अगला राजा बनता है सिराजुद्दौला, जो उसका नवासा होता है। सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी से 1757 ईस्वी, बस 1 साल के लगभग ही इसका समयकाल रहेगा। अपने नाना अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। यह सिराजुद्दौला अली वर्दी खां का नवासा था। इसके गद्दी पर बैठते ही बहुत से लोगों ने षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि यह नवासा के साथ होने के कारण इसे गद्दी मिली थी और जो बाकी लोग थे वो अपने आप को गद्दी का हकदार समझते थे। अंग्रेजों ने नवाब के शत्रुओं को शरण दे रखी थी। जो नवाब के शत्रु लोग थे उनको अंग्रेजों ने शरण दे दी। नवाब के मना करने के बाद भी किलों का दुर्गीकरण किया जा रहा था। नवाब ने मना कर दिया था अंग्रेजों को, कोई किलों की बस्तियों का दुर्गीकरण नहीं किया जाएगा, फिर भी अंग्रेज किलों और बस्तियों का दुर्गीकरण कर रहे थे, क्योंकि वो दुश्मनों के साथ में मिले हुए थे। नवाब और अंग्रेजों के आपसी संबंध बिगड़ गए। नवाब ने कासिम बाजार वाली कोठी पर कब्जा कर लिया। जो नवाब आदेश देता अपने सैनिकों को, और कासिम बाजार में जो कोठी होती है अंग्रेजों की उस पर कब्जा करवा लेते हैं। उसके बाद फिलियम बोर्ड, जो बोर्ड विलियम होता है, उस पर भी नवाब
आक्रमण करके कब्जा करा लेते हैं। लगभग 5 दिन में ये भी कब्जा हो जाता है। चलिए आगे और देखते हैं। 15 जून 1756 ईस्वी को नवाब ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया। अभी जो फोर्ट विलियम के बारे में पढ़ रहे थे, 15 जून 1756 ईस्वी को नवाब फोर्ट विलियम पर आक्रमण करवाते हैं। 5 दिनों के बाद नवाब फोर्ट विलियम पर कब्जा हो गया और अंग्रेजों को फुल्टा द्वीप पर, फुल्टा नामक द्वीप होता है टापू, जो उस पर शरण लेनी पड़ती है। इसमें अंग्रेज गवर्नर ड्रेक भी शामिल था। जो ड्रेक गवर्नर होता है अंग्रेज, वो भी इसमें शामिल था। अगले हम पढ़ते हैं इसी के बीच में ब्लैक होल की घटना या काल कोठरी की घटना जिसे कहते हैं। ये आप देख सकते हैं चित्र में काल कोठरी, इसकी घटना के बारे में भी चलिए पढ़ते हैं। 20 जून 1756 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। नवाब क्या करते, उस टाइम कब्जा कर रहे थे, फोर्ट विलियम पे भी इनका कब्जा हो गया, तो गुस्सा में तो थे ही नवाब, तो इन्होंने 146 अंग्रेजों को पकड़वाकर एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। इस जो कमरा था इस कोठरी का, उसकी लंबाई 18 फुट और चौड़ाई 14 फुट 10 इंच के आसपास थी। 23 जून को जब कमरे खोला गया तो इसमें सिर्फ 23 लोग ही जिंदा बचे। 123 लोग अंग्रेजों की दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। ये देख सकते हैं आप ब्लैक होल की काल कोठरी, इसमें 123 अंग्रेज दम घुटने के कारण मर जाते हैं 3 दिन के अंदर। इसमें से एक अंग्रेज कमांडर जॉन जेड हालवेल भी था। कहीं कहीं इसका उल्लेख मिलता है, कहीं कहीं ये मनगढ़ंत कहानी भी बताई जाती है, कहीं कहीं ये सच घटना के रूप में भी जानी जाती है। इस घटना के बाद अंग्रेजों ने इस घटना के आगे आक्रमण युद्ध का कारण बनाया। जो ये घटना थी उसी को लेकर अंग्रेजों ने युद्ध का कारण बनाया। फोर्ट विलियम पर पुनः अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। जो फोर्ट विलियम था जो नवाब के अधीन हो गया था, अब पुनः अंग्रेज उस पर कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद नवाब और अंग्रेजों के मध्य अलीनगर की संधि होती है। जो अलीनगर नामक स्थान पर नवाब और अंग्रेजों के मध्य में एक संधि होती है। अंग्रेजों को पुराने अधिकार वापस मिल जाते हैं इस संधि के अनुसार से। जो संधि होती है इसके अनुसार अंग्रेज पुराने अधिकार वापस पा लेते हैं और पुनः उत्पात मचाना बंगाल में प्रारंभ कर देते हैं। चलिए आगे और देखते हैं। अब देखेंगे लॉर्ड क्लाइव का षड्यंत्र। जो इसने फोर्ट विलियम पा लिया था और अलीनगर की संधि कर ली थी लॉर्ड क्लाइव ने, अब ये षड्यंत्र रचेगा कुछ लोगों के साथ में मिलकर, गद्दार लोगों के साथ में जो नवाब के गद्दार थे। अंग्रेज लॉर्ड क्लाइव नवाब के अधिकारियों से मिलकर षड्यंत्र रचता है। जो नवाब के अधिकारी लोग वगैरह थे उनसे मिलकर एक षड्यंत्र रचता है। इसमें प्रमुख थे सेनापति मीर जाफर जो अगला नवाब बनेगा, सैनिक अधिकारी यार लतीफ, दीवान राय दुर्लभ और व्यापारी जगत सेठ। ये जगत सेठ का बहुत बड़ा रोल रहता है। ये बहुत बड़ा व्यापारी होता है। ये यहाँ अंग्रेजों लोगों को भी कर्जा देता था, यहाँ तक कि कभी कभी नवाब को भी ये कर्जा देता था। ये इतना बड़ा व्यापारी और तो धनाढ़ था। जो कलकत्ता मतलब बंगाल का क्षेत्र था वहाँ का, ये आप देख सकते हैं लॉर्ड क्लाइव। चलिए आगे की घटना देखते हैं। इसके बाद अंग्रेजों ने चंदनगर की फ्रांसीसी कोठी पर कब्जा कर लिया। हमने फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ा था, तो बंगाल में इन्होंने चंदनगर नामक एक कोठी बनाई थी, चंदनगर नामक जगह पे। तो यही कोठी पर अब अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं। ये भी एक षड्यंत्र का हिस्सा था कि फ्रांसीसियों को लूटपाट करेंगे तो नवाब कुछ ना कुछ स्टेप लेंगे अगेंस्ट में, तो उसके बाद में ये हमला करेंगे और नवाब से युद्ध करेंगे। फ्रांसीसियों ने नवाब सिराजुद्दौला के दरबार में शरण ली। फ्रांसीसी जब इन्हें कोठी पर कब्जा हो जाता है तो फ्रांसीसी भागकर नवाब के दरबार में शरण लेते हैं। अंग्रेजों ने नवाब से फ्रांसीसियों को हटाने का आदेश दिया। अंग्रेजों ने नवाब से कहा कि फ्रांसीसियों को अपने दरबार से निकालकर बाहर फेंको, फिर हम उनका कत्लेआम करेंगे। नवाब ने हटाने से मना कर दिया और वक्तव्य दिया, मैं अपनी प्रजा के एक अंश को दूसरे के द्वारा सताने नहीं दे सकता। ये जो नवाब सिराजुद्दौला होते हैं उनके द्वारा ये वक्तव्य दिया जाता है। यही घटना आगे चलकर प्लासी के युद्ध का तत्कालिक कारण बनी। जो फ्रांसीसियों को शरण देना ही जो अगला प्लासी का युद्ध होगा उसकी तत्कालिक कारण यही बनता है। चलिए आगे प्लासी के युद्ध को देखते हैं। प्लासी का युद्ध, यह युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। जो भागीरथी नदी है ना, ये भागीरथी नाम से नदियां काफी सारी हैं भारत के अंदर, लेकिन अब ये भागीरथी नदी कौन सी है
भागीरथी नदी बंगाल में हुगली की जो सहायक नदी है वो भागीरथी के नाम से जानी जाती है। 23 जून 1757 ईस्वी को इसी के किनारे युद्ध होता है। ये नवाब के सेनापति मीर जाफर, जगत सेठ, राय दुर्लभ, अमीर चंद आदि ने लॉर्ड क्लाइव के साथ मिलकर षड्यंत्र किया। लॉर्ड क्लाइव की तरफ से छोटी सी सेना का मुकाबला सिराजुद्दौला की 50,000 की सेना से हुआ। जो सिराजुद्दौला के पास थी 50,000 की सेना, लेकिन लॉर्ड क्लाइव के पास थी मात्र एक छोटी सी सेना और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र। युद्ध के प्रारंभ होते ही मीर जाफर अपनी सेना लेकर युद्ध से अलग हो जाता है। जो मीर जाफर होता है वो अपनी सेना लेकर युद्ध से अलग हो लेता है। पहले तो सिराजुद्दौला के साथ में होता है, फिर तुरंत निकल लेता है, अपनी सेना को आदेश देता है पीछे हटने के लिए। युद्ध में हार देखकर सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद महल में चले जाते हैं। इधर युद्ध में नवाब की तरफ से अद्भुत कौशल का परिचय मोहनलाल और मीर मदान ने दिया। जो नवाब चले जाते हैं, क्योंकि मदान जो नवाब होते हैं उन्हें हटने का आदेश मोहनलाल तथा मीर मदान द्वारा दिया जाता है कि आप यहाँ से चले जाइए, बाकी युद्ध का हम झेलेंगे। उन्हें लग रहा था कि जो नवाब हैं वो मारे जाएंगे युद्ध में, क्योंकि सेना हट चुकी थी आधे से ज्यादा पीछे। तो मोहनलाल और मीर मदान मोर्चा संभालते हैं। बाद में इनकी भी गोली लगने से मौत हो जाती है। इन दोनों की गोली लगने से मृत्यु हो गई। सिराजुद्दौला की मुर्शिदाबाद महल में पकड़कर हत्या कर दी जाती है। सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद महल में पहुंचते हैं, वहीं पर इनकी पकड़कर हत्या कर दी जाती है। लॉर्ड क्लाइव को व्यक्तिगत रूप से बहुत सारा धन मिलता है। जो मीर जाफर होता है वो इनको लॉर्ड क्लाइव को बहुत सारा धन देता है, क्योंकि षड्यंत्रकारियों में शामिल था। कंपनी को 24 परगना की दीवानी मिलती है, जो 24 परगना के नाम से आज भी है, वह उसकी दीवानी मिल जाती है कंपनी को। मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाया जाता है। ये आप देख सकते हैं इन लोगों के बीच में संधियां हुई और मीर जाफर को नया नवाब बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं मीर जाफर के बारे में। मीर जाफर 1757 ईस्वी से 1760 ईस्वी तक, ये आप देख सकते हैं मीर जाफर को। अंग्रेजों की प्लासी युद्ध की विजय के बाद उन्होंने मीर जाफर को नवाब बनाया। मीर जाफर ने अंग्रेज अपनी कठपुतली के रूप में प्रयोग कर रहे थे। जैसा अंग्रेज नचा रहे थे वैसा मीर जाफर नाच रहे थे। अंग्रेजों की निरंतर नई मांगे सामने आ रही थी। अंग्रेज रोज नई एक मांग सामने रखते थे। सैनिक व अधिकारियों को वेतन न मिलने के कारण राज्य में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने लगी थी, क्योंकि बराबर अंग्रेज मांग कर रहे थे राजस्व उतना ही आना है, बराबर कर बढ़ रहा था जनता के ऊपर, और उसके साथ साथ जो अधिकारी थे उन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा था। सन 1760 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड वापस चला जाता है। नया गवर्नर वेंसिटार्ड भारत आता है। जो वेंसिटार्ड होता है वो नया गवर्नर बंगाल का बनकर भारत में आ जाता है। वेंसिटार्ड मीर जाफर के दामाद मीर कासिम के साथ मिलकर मीर जाफर को हटाने का षड्यंत्र रचता है। जैसे मीर जाफर पहले षड्यंत्रकारी होता है, उसी का षड्यंत्रकारी फिर अब मीर कासिम आ जाता है। जैसे को तैसा मिल जाता है, टिट फॉर टेट। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ षड्यंत्र किया, अब मीर जाफर के साथ षड्यंत्र करने वाला मीर कासिम आ जाता है, उसका दामाद। वेंसिटार्ड कंपनी के नए आदेश को मीर जाफर को बताता है। मीर कासिम को नया नवाब बनाया जाएगा। बदले में मीर कासिम कंपनी को बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव की दीवानी प्रदान करेंगे। वेंसिटार्ड मीर जाफर के सामने प्रस्ताव रखता है कि मीर कासिम को नायब सूबेदार नियुक्त करके प्रशासन के सारे अधिकार उसे सौंप दें। वो कहता है कि अगर तुम रहना भी चाहते हो तो बने रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मीर कासिम को नायब सूबेदार बना के सारे अधिकार सौंप दो और तुम चुपचाप बैठे रहो गद्दी पे। मीर जाफर इससे गुस्से में आकर इस्तीफा दे दिया और मीर कासिम अगला नवाब बन जाता है। इस तरीके से ये राजनीति यहाँ पे चलती है। अब अगले वीडियो में हम मीर कासिम तथा अगला बक्सर के युद्ध के बारे में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।